नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट आज की वीडियो में जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे। तो इकोनॉमिक्स की जब बात आती है ना, तो इकोनॉमिक्स के बारे में अपन अर्थव्यवस्था की कुछ मूल बातों पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स बोलते किसको हैं। तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र उस अध्ययन को कहते हैं जिसमें व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें, या तो व्यक्ति हो गया या व्यवसाय हो गया, सरकारें जो सीमित संसाधन है ना, इनका उपयोग करके असीमित इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है। इस चीज़ को बोलते हैं इकोनॉमिक्स, या अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। अब अर्थशास्त्र अपने को कैसे पता चलेगा अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थशास्त्र को अब दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया सूक्ष्म या माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये समष्टि अर्थशास्त्र। अगर सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करें ना, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत इकाई, मतलब छोटे स्केल पे देखेंगे। व्यक्तिगत आय पर इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम, व्यक्तिगत इकाइयाँ और व्यक्तिगत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इसमें किया जाता है सूक्ष्म में। सूक्ष्म में क्या होता है मैंने बताया, जैसे कि आपको व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत इकाइयाँ और व्यक्तिगत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। मांग आपूर्ति हो गई, मूल्य निर्धारण हो गया, उपभोक्ता व्यवहार, मतलब सूक्ष्म जो छोटे स्तर पे हो सकता है वो हो गया। और अगर आप बात करें ना अपन सही से, तो जनक कौन है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का? जनक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी कहा जाता है किनको? एडम स्मिथ को। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक। और बात करें ना, तो इन्होंने बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक भी इनके द्वारा लिखी गई है। ये अपनी बात हो गई सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के बारे में। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। जब छोटे छोटे फर्म हो गए, घर हो गए, विशिष्ट बाजारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ना, तो इसको सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें मांग की आपूर्ति हो गई, मूल्य निर्धारण हो गया, उपभोक्ता व्यवहार हो गया, उत्पादन लागत हो गया। जनक एडम स्मिथ है। इनकी बुक है द मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं इसको, जिसको सूक्ष्म अर्थव्यवस्था को। और बुक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये बात हो गई सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की। अब बात करते हैं वृहद या मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अध्ययन में हो गए राष्ट्रीय आय आ गई, उत्पादन आ गया, राष्ट्रीय आय, उत्पादन आया, और इन्फ्लेशन आई, सरकारी नीति आ गई। अब ये चीज़ मैंने बता भी दी। और जो वृहद के जनक जॉन मेनार्ड किन्स और प्रसिद्ध करती है रोजगार, बाजार और धन का सिद्धांत सामान्य। ये क्वेश्चन आता है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में देखेंगे ना, तो प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि एवं संबंध गतिविधियां हैं, जिसमें द्वितीय क्षेत्र है उद्योग से संबंधित। प्राथमिक से क्या है? खेतों से सामान आता है, उद्योगों में विनिर्माण होता है कच्चे माल का, तो ये सेकेंडरी हो गया। तृतीय क्या हो गया? सेवा क्षेत्र हो गया, बैंकिंग हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, ये आ गए तृतीय क्षेत्र में। तो ऐसे याद रख लेंगे। फर्स्ट खेतों से सामान जाएगा, सेकंड उद्योग से बनेगा, थर्ड जो लोग काम करेंगे वो उनको यूज में लेंगे। तो ऐसे एक बार देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन हो गए। कच्चा माल प्राप्त कराता है, जैसे मैंने बताया था, ये रोजगार का प्रमुख स्रोत है, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ये क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब बात करते हैं ना द्वितीयक की, तो निर्माण होगा ना, कच्चे माल को निर्मित करेगा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा। और जब तृतीय की बात करते हैं ना, तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को सहायता प्रदान करता है, सकल घरेलू उत्पाद में भारी योगदान है, जीवन की कार्य कुशलता और गुणवत्ता में सुधार करता है।
और चतुर्थ और पंचम क्षेत्र की बात करें ना तो ज्ञान और नेतृत्व देश को आगे बढ़ाने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। विशेषता क्या है? कार्य की प्रकृति सूचना एवं ज्ञान कार्य चतुर्थ क्षेत्र में हो गया। और क्यूनरी सेक्टर में जो डिसीजन लिए जाते हैं, उत्कृष्ट मानव सेवाएं, ये हो गई। उदाहरण आईटी सेक्टर हो गए, अनुसंधान ये हो गए। और क्यूनरी सेक्टर में क्या हो गया? सीईओ हो गए, मंत्री हो गए, शीर्ष डॉक्टर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, ये आ गए क्यूनरी में। कौशल स्तर है उच्च, इनका उच्चतम है। चतुर्थक और पंचम में वापस देख लेते हैं कौन से आ गए। चतुर्थक में सूचना और ज्ञान के कार्य आ गए, आईटी क्षेत्र हो गए, डीआरडीओ वगैरह आ गए चतुर्थक में। पंचम में देख लेते हैं सीईओ आ गए, मंत्री आ गए। हाल दो अनपढ़ हैं लेकिन फिर भी क्यूनरी सेक्टर में क्योंकि देश चला रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब आर्थिक प्रणालियों के प्रकार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, इससे जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्थिक प्रणालियों के प्रकार में संसाधनों का निजी स्वामित्व हो गया, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप जैसे लेसेज फेयर या बाजार संचालित भी बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण यूएसए, यूके। अब एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन में प्रचारित किया गया है किस चीज़ को? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो एक प्रकार से पूंजीवादियों द्वारा ही, मतलब जो रईस इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके द्वारा पूरे देश को चलाया जाता है, तो उसको पूंजीवादी कहते हैं। इनके बारे में किस में बताया गया है? तो एडम स्मिथ द्वारा वेल्थ ऑफ नेशंस में बताया गया है। और समाजवादी में है ना पूरी गवर्नमेंट का ही रहेगा, जैसे क्यूबा हो गया है ना, और चाइना हो गया, रशिया हो गया, तो संपूर्ण गवर्नमेंट ही देखती है। और मिश्रित, जिसमें सरकार और पूंजीवादी दोनों का ही हो, जैसे भारत और फ्रांस हो गया, तो ये चीज़ मिश्रित में हो गई। पारंपरिक में एक परिवार द्वारा चलाए जा रहे, जैसे अफ्रीका और एशिया के कुछ आदिवासी समाज, तो ये चीज़ पारंपरिक अर्थव्यवस्था में हो गई। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो मांग और आपूर्ति की अवधारणाएं और आर्थिक समस्याएं। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था अपन ने देखा कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग को व्यवस्थित करना ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। और कम संसाधनों से अत्यधिक असीमित सेवाएं उत्पन्न करने की अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब बुनियादी आर्थिक समस्याएं क्या हैं? अपने पास संसाधन तो सीमित ही होंगे ना, असीमित आवश्यकताओं की कोई कमी थोड़ी ना है। तो 3 मूलभूत प्रश्नों का सामना करना पड़ता है प्रत्येक अर्थव्यवस्था को। उत्पादन क्या करना है? भाई वही तो चीज़ है, अगर कोई फैक्ट्री लगाएंगे तो किस पर्पज़ से लगाएंगे, क्या उत्पादन करना है? उत्पादन करना कैसे है और किसके लिए उत्पादन करना है? इन तीनों का जवाब मिल गया तो इंसान कुछ ना कुछ तो जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप करेगा ना, तो कुछ ना कुछ करेगा ही। पहली बात तो है क्या करना है, उत्पादन कैसे करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। आवश्यक वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़े और विलासिता की वस्तु जैसे कार के बीच चयन करना, ठीक है। उत्पादन कैसे करना है? गहन श्रम विधियाँ, अधिक श्रमिक हो या फिर मशीन के रूप में करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, अमीर के लिए, गरीब के लिए करना है। तो ये बात हो गई बुनियादी आर्थिक समस्याएं। अब मांग और आपूर्ति वक्र एक बार देख लेते हैं। तो लो ऑफ डिमांड क्या कहता है? ये पहली बात तो किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे डिपेंड करता है और क्वांटिटी डिमांडेड पर। भाई सीधी सी बात है, अगर मांग डिपेंड किस पे करती है? वस्तु के मूल्य पर डिपेंड करती है। वस्तु का मूल्य होगा उस पर डिपेंड करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उपभोक्ता की आय कितनी है और उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, उतार चढ़ाव पर डिपेंड करती है। 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब जब प्राइस बढ़ेगी तो अगर उस पर भी डिपेंड करता है कि वस्तु किस प्रकार की है। कुछ वस्तुओं की प्राइस बढ़ने पे भी नहीं बढ़ती और कुछ की प्राइस बढ़ने पर कम हो जाती है डिमांड। तो ये चीज़ डिपेंड करता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आ गया। मांग और आपूर्ति वक्र। मांग 4 चीज़ों पर निर्भर करता है, वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता आय, प्राथमिकता, उसकी रुचि, इंटरेस्ट क्या है, और उसके कारक क्या हैं, संबंधित वस्तु की कीमतें। मांग वक्र में बदलाव है ना, आय में परिवर्तन बता दिया मैंने, परिवर्तनों या गैर मूल्यों के कारण होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। मांग में बदलाव क्यों होता है? आय में परिवर्तन या
प्रवृत्ति नीतियाँ और गैर मूल्य कारकों के कारण होता है। अब बात करते हैं आपूर्ति वक्र की। मांग वक्र देख लिया, आपूर्ति वक्र देखेंगे। मांग वक्र किस पे डिपेंड करता था? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। और आपूर्ति वक्र प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, कितनी सप्लाई हुई है उस पर डिपेंड करता है। अब आपूर्ति का नियम क्या कहता है? जैसे जैसे कीमत बढ़ती है आपूर्ति की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्या देखा कि जैसे जैसे कीमत बढ़ी आपूर्ति की मांग भी बढ़ गई, मतलब सीधा संबंध है, डायरेक्ट। सकारात्मक पॉजिटिव है और प्रत्यक्ष संबंध है, डायरेक्ट। ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में था जैसे जैसे कीमत गिरती है, कीमत कम आएगी ना तो मांग बढ़ जाएगी, और जब कीमत बढ़ती है तो मांग गिर जाती है। कीमत बढ़ेगी तो मांग डाउन हो जाएगी, पहली बात। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई। दूसरी बात, प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई। इसमें डायरेक्ट संबंध है, प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाई वो भी बढ़ जाएगी, तो इसमें पॉजिटिव डायरेक्ट संबंध है। और आपूर्ति के निर्धारक कौन है? उत्पादन लागत, तकनीक हो गई, सरकारी नीतियाँ, सब्सिडी हो गई। अब आपूर्ति वक्र में बदलाव है ना, लागत में परिवर्तन या तकनीकी प्रगति के कारण घटित होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपूर्ति वक्र में बदलाव कब आएगा? जब प्राइस में या उसकी क्वांटिटी में, इनमें कुछ चेंज होगा तभी तो आएगा। तो यही चीज़ है। अर्थशास्त्र में संतुलन क्या होता है? उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां उपभोक्ताओं द्वारा मांग की गई मात्रा का एक निश्चित मूल्य स्तर तक आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर होता है। मतलब ये है कि जितनी मांग हुई है उसके हिसाब से कितनी आपूर्ति हुई है, तो वही तो चीज़ बैलेंस होगा ना। तो यही चीज़ बताई गई है इसमें। अब आगे देखेंगे मांग की मूल्य लोच, जिसको बोलते हैं PET, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये होती क्या है? ये बेसिकली होती है कि जो मांग की मात्रा मूल्य परिवर्तनों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है। ये दिखाता है कि क्वांटिटी, कोई बल्क में कोई चीज़ लेते हैं तो वो उसकी प्राइस पे कितना इम्पैक्ट डालती है, ये चीज़ है। समझेंगे इसको किस प्रकार से? 5 प्रकार की होती है, तो अब समझते हैं। चलो, इसको थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन फिर भी देखते हैं अच्छे से। अगर PET का मान इनफाइनाइट होगा ना, मतलब मांग की मूल्य लोच अगर अनंत होगी तो क्या होगा? कीमत में एक छोटा सा परिवर्तन भी, मतलब ये है कि अगर मांग पूरी तरह लोचदार होगी ना तो एक छोटा सा परिवर्तन भी मांग की मात्रा में अनंत परिवर्तन की ओर ले जाता है। भाई सब्जी मंडी है सुबह, उसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा है। कैसे? एक भी चीज़ की प्राइस ऊपर नीचे हुई ना, चलो ये हो गया कि भिंडी 100 रुपये किलो है, अब जो भी सामान आया ना वो 100 रुपये वालों को दे देंगे। तो थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ ना तो मांग की मात्रा में अनंत परिवर्तन चला गया। और ये हुआ कि पत्ता गोभी 10 रुपये किलो हो गई। पहले वाले दिन 50 थी, तो मार्केट में पत्ता गोभी आ गई ना, मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन दूसरे दिन 10 हो गई, तो वो सडन डिमीज हुआ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बल्क में सामान आ गया दूसरे दिन, क्योंकि पहले दिन उसकी प्राइस ज़्यादा थी ना। तो यही है कि छोटा सा परिवर्तन भी मांग की मात्रा में अनंत परिवर्तन की ओर ले जाता है। तो ये होती है पूर्णतः। पूर्णतः क्या होती है? अगर PET का मान इनफाइनाइट होगा ना, तो जैसे 1 रुपये का भी फर्क आएगा अगर, तो क्वांटिटी इतनी होगी कि समझ में नहीं आएगा। जैसे पहले दिन 50 रुपये पर kg थी, तो दूसरे दिन क्या हुआ? क्वांटिटी ज़्यादा आ गई कि उतनी ही प्राइस रहेगी, लेकिन दूसरे दिन ऑब्वियस सी बात है प्राइस गिर जाएगी। और अगर लोचदार मांग रहेगी, PET का मान 1 से
कम होगा तो क्या होगा, तो कीमत में बदलाव की तुलना में मांग की गई मात्रा में ज़्यादा बदलाव होता है। मतलब अगर कीमत में 5 रुपये का फ़र्क है ना, तो क्वांटिटी में इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्काउंट मिलता है, जैसे ज़ारा वगैरह, मुफ्ती वगैरह पे डिस्काउंट रहता है ना, तो थोड़ा सा जो तुलना है ना मांग की, वो थोड़ी सी चेंज हुई है और कीमत अगर डिस्काउंट में कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो कम हुई है ना, तो उसकी वजह से मांग की मात्रा में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाता है। उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स या ब्रांडेड कपड़े जैसे विलासिता की वस्तुएं, तो ये आती है लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार अपन ने देखी कि 1 रुपये का भी फ़र्क आया तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, अनंत परिवर्तन हो गया, और लोचदार में अनंत से थोड़ा सा कम हुआ, और एकात्मक में है ना बराबर रह गई दोनों। तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गई, PED अगर 1 है ना तो दोनों चीज़ बराबर रह गई। मध्यम श्रेणी की उपभोक्ता वस्तुएं, अलोचदार मांग क्या होती है, PED का मान है ना 1 से कम है, PED का मान 1 से कम है, तो मांग की गई मात्रा में मूल्य परिवर्तन की तुलना में कम परिवर्तन होता है। तो मांग की गई मात्रा में मूल्य परिवर्तन की तुलना में कम परिवर्तन होता है। जैसे नमक की प्राइस गिर गई तो ये थोड़ी ना स्टॉक में रख लेंगे, तो वही चीज़ है, अलोचदार मांग है ये। और PED का मान अगर 0 होगा ना, तो क्या होगा, कीमत चाहे कुछ भी हो, मांग की गई चीज़ें परिवर्तित रहेंगी। अरे यार, जैसे घास है, भले आज घास 1 रुपये किलो, अगर 0 रुपये किलो भी हो जाएगा, ये थोड़ी ना है कि घर पे ला के रख लेंगे 100-200 क्विंटल घास। और यहीं अगर जूते हैं एडिडास के, वो मान लो 1000 के मिल रहे हैं, तो और 500 के भी डिस्काउंट पे मिलेंगे ना, तो लोग स्टॉक में ला के रख लेंगे। तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है लोचदार मांग। और एकात्मक लोचदार मांग जैसे प्राइस में बराबर अगर कमी हुई ना, तो क्वांटिटी में बराबर होगा। और पूर्णतः लोचदार क्या हुआ, थोड़ी सी भी 1 रुपये की कमी हुई लेकिन क्वांटिटी अनंत पर चली जाएगी, तो ये हो गई पूर्णतः लोचदार मांग। अब अपन चलते हैं PED के निर्धारक, मतलब मांग की लोच को निर्धारण कौन करते हैं। भाई सीधी सी बात है, विकल्प है, किसी चीज़ को अपन खरीद पा रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे, वस्तु की प्रकृति कैसी है, कोई जूता है या घास है, ठीक है, समय अवधि कितनी है, डिस्काउंट है, 1 दिन का डिस्काउंट है, 3 दिन का डिस्काउंट है, ये चीज़, आय व्यय का अनुपात है, कोई आदमी 1000 रुपये कमा रहा है तो वो 500-600 के हिसाब से खर्च करेगा, कोई 1 लाख कमा रहा है तो 60-70 हज़ार के हिसाब से खर्च करेगा। आदत बनाने वाली वस्तु है, जैसे लिक्कर हो गई, दारू हो गई महंगी महंगी, तो ये लोग शौक लगा लेते हैं। तो वही चीज़ है ना, PED के निर्धारक क्या हो गए, विकल्प की वस्तु हो गई, वस्तु की प्रकृति हो गई कि कैसी वस्तु है, समय अवधि हो गई, डिस्काउंट कितने टाइम, आय व्यय का अनुपात हो गया, और आदत बनाने वाली वस्तु हो गई। तो ये चीज़ हो गई मांग की लोचदार। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब अपन आगे बात करते हैं लागत, उत्पादन, खपत और बाजार पर। अब उत्पादक, लागत और खपत, बाजार, उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, ये किसके अंतर्गत आते हैं, लागत हो गया, उत्पादन हो गया, एक्सपेंडिचर और मार्केट। उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, उपयोगिता होती क्या है, एक उपभोग से प्राप्त संतुष्टि, ठीक है। उपयोगिता क्या होती है, किसी भी, जैसे भाई मैंने चॉकलेट खाई, अब मेरे को चॉकलेट खा के अच्छा लगा, तो वो मेरी उपयोगिता हो गई चॉकलेट की। ये थोड़ी ना मैं जूते खाऊंगा, जूते खा के मुझे अच्छा लगेगा, वो उपयोगिता होगी, नहीं, वो फिर कुछ और ही होगा। तो वस्तु या सेवा के उपयोग से प्राप्त संतुष्टि। कुल उपयोगिता वही चीज़ है जितनी चॉकलेट होंगी उतना खा के मुझे और भी अच्छा लगेगा, तो वो कुल उपयोगिता हो गई। सीमांत उपयोगिता, एक हद तक ही अच्छा लग रहा है, 1 चॉकलेट खाई अच्छा लगा, 2 खाई अच्छा लगा, 10 चॉकलेट ठूस ली तब थोड़ी ना अच्छा लगेगा, तो वो हो गई सीमा, उस चीज़ की सीमा अंत हो गई, तो वो सीमांत उपयोगिता हो गई। अब उपयोगिता मापने की विधियाँ क्या क्या हैं, परिणात्मक उपयोगिता, कुछ परिणाम तक ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। यह मान लिया कि उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है। मैंने बताया ना, 1-2 अच्छी लगेगी चॉकलेट, 2 अच्छी लगेगी, 3 अच्छी लगेंगी, 50-50 चॉकलेट एक साथ ठूस लूँगा, वो थोड़ी ना अच्छी लगेंगी। जैसे 20 यूनिट मान लो चॉकलेट की, 10 यूनिट मान लो,
कर्मिक योग्यता यह माना जाता है कि उपयोगिता को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, लेकिन वरीयता के जैसे ऊपर से बढ़ते से घटते क्रम में मान लो, या घटते से बढ़ते क्रम में मान लो, ऐसे मान लो। कैसे? ए को बी से अधिक पसंद करता है लेकिन किसी संख्या को नहीं। अब मान लो ए राहुल है, बी राधा है, तो राहुल राधा को पसंद करता है, उससे ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन क्वांटिटी नहीं है ना, तो कर्मिक उपयोगिता है। ये चीज़ समझ लो। परिणात्मक उपयोगिता के उदाहरण मैंने बताई थी। 10 यूटिल मिलते हैं, 6 यूटिल मिलते हैं, और कुल उपयोगिता 16 यूटिल हो गई। ठीक है। कर्मिक उपयोगिता में उपभोक्ता को ज़्यादा केक पसंद है, चॉकलेट पसंद है, फिर केक से कम चिप्स पसंद है। तो ये चीज़ हो गई। अब सीमांत उपयोगिता चिंता का नियम, भाई सीधी सी बात है। शुरुआत में 15 चीज़ें हैं तो वो कम पसंद आएंगे 10 चीज़ों से, और 10 चीज़ों से 6 चीज़ें वो और ज़्यादा पसंद आएंगे। तो कैसे याद करेंगे इस चीज़ को? ये देख लेंगे कि पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा है, एक शुरुआती टुकड़ा खाएंगे उसमें बहुत आनंद आएगा, 4 ठूस लेंगे आनंद कम होता जाएगा। ये हो गया सीमांत। अब प्रासंगिकता मांग के नियम का आधार बनता है। लोग ऊंची कीमतों पर कम इकाइयाँ खरीदते हैं। क्या बनता है? सीमांत उपयोगिता क्षीणता का नियम मांग के नियम का आधार बनता है। लोग ऊंची कीमतों पर कम इकाइयाँ खरीदते हैं। भाई जैसे मारुति वैगनार है, तो मारुति वैगनार अपने पास 10 लाख रुपए हैं या 12 लाख मान लो, तो 2 ले आएंगे। और मान लो कि अपने पास 13.5 लाख हैं, तो वहाँ अपन एक SUV लेके आएंगे। तो क्या हो गया? ऊंची कीमतों पर इकाइयाँ कम हो गई। तो ये बात है। अब ये चीज़ हो गई अपनी उपयोगिता मापने की विधियाँ। उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता मैंने बता दी उपयोगिता क्या होती है, और सीमांत उपयोगिता के बारे में बता दिया। परिणात्मक उपयोगिता के एक उदाहरण दे दिए। अब अपन बात करेंगे लागत के प्रकार। अब ये देखते हैं लागत होती क्या है। लागत है ना भाई, निश्चित लागत, परिवर्तनीय लागत, कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत, अवसर लागत, स्पष्ट लागत, अंतर्निहित आर्थिक लागत, विफल लागत, सकारात्मक और नकारात्मक बाह्यताएं। अब ये देखेंगे निश्चित लागत होती क्या है। निश्चित लागत है उत्पादन स्तर की परवाह किए बिना स्थिर रहती है। ये नहीं देखा जाता कि कितना उत्पादन करना है इस चीज़ का, तो उसकी परवाह किए बिना स्थिर रहती है। स्थायी पूंजी की खपत को मूल्यह्रास भी कहा जाता है। मतलब डेप्रिसिएशन किसी चीज़ का होना, तो वो निश्चित लागत का ही होता है। जैसे कि किराया हो गया, बीमा हो गया, प्रबंधक का वेतन हो गया, तो एक प्रकार से डेप्रिसिएशन ही है। किसी चीज़ में कमी होती जा रही है तो वो चीज़ क्या है? निश्चित लागत है। ये तो लगेगी। जैसे कि एक फैक्ट्री खोली है तो उसमें वर्कर को जो पेमेंट देंगे ना, वो तो लगेगा, तो वो क्या हो गया? निश्चित लागत हो गई। परिवर्तनीय लागत क्या है? भाई कच्चा माल ला रहे हैं, कभी सस्ता पड़ गया, कभी महंगा पड़ गया, तो बिजली हो गई 1 यूनिट, कभी महंगी आ गई, कभी सस्ती आ गई, तो ये चीज़ है। कुल लागत क्या हो गई? अपनी स्थिर और परिवर्तनीय लागतों का योग देख लिया अपने ऊपर। जो निश्चित लागत थी तो ये कुल लागत हो गई। औसत लागत क्या है? औसत लागत मान लो 50 प्रोडक्ट बनाए हैं, तो एक प्रोडक्ट को बनाने में 1 रुपये लगा, तो 50 प्रोडक्ट को बनाने में कितने रुपए लगेंगे? तो वो अपनी औसत लागत हो गई। कुल लागत अपॉन में क्वांटिटी। सीमांत लागत क्या है? एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत। वही चीज़ है ना, 5 चॉकलेट पसंद थी, अब 10 चॉकलेटें पसंद आ रही हैं, तो 5 अतिरिक्त है ना, तो वो अतिरिक्त क्या है? सीमांत होती जा रही है उनकी। सीमांत लागत कुल लागत अपॉन में क्वांटिटी। अवसर लागत क्या है? अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य त्याग दिया गया। भाई अपने को कुछ, जैसे BSc के बाद MSc करनी थी, लेकिन ग्रुप D में जॉब लग गई तो वो कर ली, तो उच्च शिक्षा के बजाय नौकरी चुनना।
स्पष्ट लागत क्या है? जेब से किया गया वास्तविक व्यय, मजदूरी कर दिया, किराया, उपयोगिता बिल भर दिया, तो ये स्पष्ट लागत है। अंतर्निहित लागत क्या है? स्वामित्व, स्वयं के स्वामित्व वाले संसाधनों को त्याग किए गए अवसर की समानता, अपना व्यवसाय चलाने पर वेतन छोड़ना होगा। अंतर्निहित आर्थिक लागत क्या है? स्पष्ट और अंतर्निहित लागतों का योग। आर्थिक लागत स्पष्ट और अंतर्निहित को आर्थिक कहते हैं। ये छोटे मोटे देख लेना, बाकी ऐसे कुछ खास नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट है ना, ये वो देखते हैं। असामान्य वस्तुओं के प्रकार और उनकी मांग व्यवहार। अब असामान्य वस्तुओं के प्रकार और उनकी जो मांग होगी ना, उसके अनुसार उनका व्यवहार देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सस्ता माल, जिफेन माल, वेबलेन गुड्स। सस्ता माल क्या होगा? आय बढ़ाने पर। अब भाई सीधी सी बात है, शेखा के जूते पहनते हैं अपन, दौड़ करते हैं तब, और अपने पास अगर पैसे आ गए तो थोड़ी ना अपन सस्ता माल खरीदेंगे। तो वो ही चीज़ है, कम गुणवत्ता वाला चावल कम, जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है। मान लो कीमत गिर गई तो मांग बढ़ेगी ना, तो वो तो जाहिर सी बात है, मांग के नियम में पड़ा था। जिफेन वस्तु क्या होती हैं? घटिया कीमत, घटिया कीमत नहीं होती, घटिया किस्म होती है। घटिया किस्म की एक दुर्लभ वस्तु जिसमें मजबूत आय, जैसे गरीब में मुख्य खाद्य पदार्थ के कारण कीमतें बढ़ने के साथ मांग भी बढ़ जाती है। कैसे समझें इस चीज़ को? जिफेन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे ब्रिटिश टाइम में ना गिन्नी कुछ ड्रिंक आती थी, तो वो चीज़ उनके लिए इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो गई थी कि वो पैसे कहीं ना कहीं जुगाड़ करके वो चीज़ खरीदते ही थे। तो जैसे गरीबी में ना मुख्य खाद्य पदार्थ हो गया था उनके लिए, वो पेय पदार्थ था। उसके कारण अगर कीमतें बढ़ने के साथ मांग भी बढ़ जाती थी। मान लो वो 5 रुपए की आती थी, वो दारू थी, वो जो ब्रिटेन टाइम में थी, वो ब्रिटिश टाइम में उसकी ऐसी आदत लग गई थी उनको कि वो 5 रुपए की आती थी तो भी वो खरीदते थे, और 10 रुपए की आती थी तो भी वो खरीदते थे। अभी के हिसाब से ठेकों पे जो पौवा मिलता है, पहले 40 का मिलता था तब भी खरीदते थे, बाद में वो 60 का हो गया तो लत लग गई, खरीदने लगे। तो ये चीज़ है। जैसे दाल रोटी मान लो 100 की प्लेट आती है तब भी खरीदनी पड़ेगी, चाहे 120 की हो जाए तो भी खरीदनी पड़ेगी। तो हो गए जिफेन वस्तु। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वेबलेन गुड्स की। विलासिता की वस्तु जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। अब जैसे वही सीधी सी बात है, लग्जरी गाड़ी हो गई, रोल्स रॉयस हो गई, कि जितनी महंगी होगी, जितने लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगी, जो बड़े लोग होंगे, औद्योगिक लोग होंगे, उनके लिए वो खरीदना उनका स्टेटस सिंबल हो जाएगा, तो उसके लिए वो ज़रूरी हो गई। जैसे गुच्ची, पराडा के बैग हो गए, तो ये चीज़ वेबलेन गुड में आ गई है ना। आई होप वस्तु के प्रकार और मांग का व्यवहार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इस चीज़ को कैसे समझते हैं? MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग में परिवर्तन, डेल को क्या बोलते हैं? परिवर्तन अपॉन में आय में परिवर्तन। उपभोग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। भाई अपन ने देखा था, अगर एक भी 5 चॉकलेट है, 5 चॉकलेट मान लो 50 के हैं, एक भी अगर और चॉकलेट बढ़ाए ना तो उसके मूल्य में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये चीज़ है, उपभोग में परिवर्तन किया ना तो मूल्य में परिवर्तन उसके सापेक्ष ही होता है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये मेरे हिसाब से कम समझ में आ रहा है, तो एक बार वापस से देख लेते हैं। अगर अपने को पूछे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में आएगा कि कंजम्पशन में चेंज हुआ, उसकी वजह से प्राइस में भी चेंज हो गया। ठीक है, भाई 5 पिज़्ज़ा खरीद रहा था पहले, अब मैंने 6 पिज़्ज़ा खरीद लिए, एक अतिरिक्त खरीदा ना, तो उसकी वजह से आय में भी परिवर्तन हो गया। तो यही तो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति।
सीमांत बचत प्रवृत्ति, अगर बचत में परिवर्तन करेंगे ना तो आय में भी परिवर्तन होगा। भाई यहाँ पे आय घट रही है, यहाँ पे आय बढ़ेगी, बचत कर रहे हैं तो वही चीज़ है। MPS क्या है, अगर सेविंग करेंगे तो आय भी बचेगी, ये है। और क्या होता है, सीमांत उपभोग प्लस में सीमांत बचत, ये अगर 1 के बराबर होती है, ये चीज़ ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। अगर ऑप्शन में पूछ ले तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति इस दोनों समझ में आ गई होगी। इन दोनों का मान 1 के बराबर होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं निवेश गुणक। निवेश क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है अपना। तो कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, तो वही तो देखेंगे निवेश गुणक में। कुल आय अपन उत्पादन वृद्धि, जो प्रारंभिक निवेश के प्रभाव को दर्शाता है। इस विचार पर आधारित है कि निवेश अतिरिक्त खपत को बढ़ाता है जिससे आय बढ़ती है। क्या करते हैं, के बोलते हैं इसको निवेश गुणक। ये क्या करेगा, 1/1 - MPC, तो अतिरिक्त खपत को बढ़ाता है। खपत क्या थी अपने पास, MPC बोलते हैं ना खपत को, सॉरी उपभोग है, तो 1 - उपभोग इक्वल्स टू खपत, कंजम्पशन। तो ये हो गया निवेश गुणक। क्या हो गया, निवेश गुणक हो गया कि अगर पहले कुछ 10 रुपये निवेश किए थे, फिर 11 रुपये निवेश हो गए, तो जो अतिरिक्त 1 रुपये खर्च किया है ना, वो अपनी आय को भी बढ़ाता है। तो ये क्या हो गया, निवेश गुणांक हो गया 1/1 - MPC, इसको बोल देंगे 1/MPS। S क्या हो गया, आय, सीमांत बचत प्रवृत्ति, आय के सापेक्ष में हो गया ना, जिससे आय भी बढ़ती है। तो आय फ्लैक्चुएट करती है, कब करती है, जब प्रारंभिक निवेश के प्रभाव को दर्शाते हैं। कुल आय या उत्पादन वृद्धि पर प्रारंभिक निवेश के प्रभाव को दर्शाता है। इस विचार पर आधारित है कि निवेश अतिरिक्त खपत को बढ़ाता है। तो ये चीज़ है अपने को ना, इसमें ध्यान क्या रखना है, गुणक के किसके बराबर होता है। तो ये ऑप्शन में दे देगा 1/1 - MPC या 1/MPS, सेविंग कंजम्पशन, यही है। अब आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, लेकिन 1-2 बार देखेंगे ना तो अच्छे से तैयार हो जाएगा ये। अब आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था में बाजार के प्रकार, कितने प्रकार के बाजार होते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया। आप मांग के लॉज देखे थे ना, उस टाइम भी थोड़ा सा समझ में आ गया था, अब इसको अच्छे से और समझ लेंगे। तो बाजार के प्रकार देखते हैं ना, तो सबसे पहले हो गया संपूर्ण बाजार, जहाँ पे संपूर्ण प्रतियोगिता है, 10 दुकानें हैं, अपन बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, ये इतने का दे रहा है तो इतने का देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रय विक्रेता हैं, सजातीय उत्पादन भिन्न भिन्न प्रकार के, निःशुल्क परिवेश है, मूल्य लेने वाले, जैसे कृषि बाजार हो गया। सब्जी मंडी में दुकानें एक तो थोड़ा लगती हैं, 25-30 लगती हैं, तो आराम से परफेक्ट कंपटीशन है। नुकसान की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा
कंपटीशन है, एक दूसरे की कमी अपने आप बता देते हैं वो। एकाधिकार है। अब जैसे एकाधिकार कैसे माने? एकाधिकार इस प्रकार से माने जैसे गुच्ची हो गया और रोल्स रॉयस हो गया, अपने आप में एक ही हैं, एकल विक्रेता हैं। इस प्रकार के कोई करीबी विकल्प नहीं है। अब आदमी स्टेटस सिंबल के लिए रोल्स रॉयस लेगा तो रोल्स रॉयस ही लेगा, उसकी ये थोड़ी ना कि फाइटर जेट ले लेगा। रोल्स रॉयस की कमी रोल्स रॉयस ही दूर करेगी। उच्च प्रवेश बाधाएं हर कोई ले नहीं सकता, मूल्य निर्माता है। और अगर गवर्नमेंट के रूप में देखें ना तो भारतीय रेल है, ये थोड़ी ना अडानी की रेल, अंबानी की रेल है। तो ये चीज़ है। एकाधिकार, एक से ज़्यादा मार्केट है, जैसे कपड़ों के ब्रांड हो गए, कई विक्रेता हैं। उत्पाद विशिष्टीकरण है, निःशुल्क प्रवेश है या निकास है, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा है। अल्पाधिकार है, कुछ प्रमुख फर्म है, उच्च प्रवेश पर बाधाएं हैं, उत्पाद समरूप विभेदित हो सकता है। जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया और वोडाफोन आइडिया हो गया। द्वैधिकार है, प्रमुख दो कंपनियां हैं, बोइंग और एयरबस। तो ये चीज़ हो गई अर्थव्यवस्था के प्रकार। आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे राष्ट्रीय आय और जीडीपी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रीय आय और जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या है? किसी देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है। ये होता है जीडीपी। इसका आधार क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद के घटक क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कुल या सभी योग को संदर्भित करता है। सकल कुल है, टोटल। क्या? देश के भीतर, देश के बाहर या सेवाओं का कुल उत्पादन मूल्य सकल कहलाता है। घरेलू क्या आता है? देश के भीतर। उत्पाद क्या है? सेवाएं और वस्तुएं दोनों शामिल है, तो सकल घरेलू उत्पाद। सकल क्या होता है? सभी का योग। घरेलू क्या आता है? देश के भीतर। उत्पाद क्या होता है? सेवाओं और उत्पाद वस्तुओं दोनों का मूल्य, तो सकल घरेलू उत्पाद हो गया। इसमें क्या देखना है? तो ये तैयार हो गया। अब चलो बात करते हैं, इसको डिटेल से देखते हैं। भारतीय घरेलू सीमा। घरेलू सीमा अपन बात कर रहे थे, सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू सीमा। घरेलू सीमा होती क्या है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर वायु सीमा की बात करें ना, तो जिसको कर्मन रेखा कहते हैं, 100 किलोमीटर ऊपर तक है। जल सीमा की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। और विशिष्ट आर्थिक 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। उत्पादन स्रोत क्या? उत्पादन स्रोत की अगर बात करें ना, तो वस्तुओं और सेवाएं हैं। भारतीय सीमा के भीतर भारतीय और विदेशी दोनों उत्पादक द्वारा उत्पादित कंपनियां और व्यक्तिगत, ये हैं वस्तु और सेवाएं। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भाई अमेरिका तो टॉप पर है, फिर चाइना, देखने को मात्र जर्मनी, जापान, भारत, तो ये 5 टॉप। अब जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, सकल घरेलू उत्पाद और उसका योग परिवर्तन किस प्रकार चेंज होते हैं, तो वो देखते हैं। ग्रोस से नेट, टोटल हो गया। ग्रोस तो जितना कर सकते थे उतना कर दिया, उससे अगर नेट में जाएंगे ना, तो भाई टोटल था, उससे नुकसान कितना है वो घटा दो। ये मान लो ग्रोस है, जितनी तनख्वाह थी 1.5 रुपये मान लो किसी की तनख्वाह, भाई उसके इनकम टैक्स कट गया और कुछ कट गए, तो मान लो 1500 रुपये तनख्वाह थी और 300 रुपये कट गए, बचे कितने भाई? वो नेट हो गए 1200 रुपये, वो बच गए। तो ग्रोस से मूल्य आज घटा दो, नेट बच जाएगा। डोमेस्टिक से नेट, ग्रोस से नेट, डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डोमेस्टिक में से टैक्स जितना है ना वो काट दो और सब्सिडी जोड़ दो। कैसे मानेंगे भाई? बीज खरीदा, उसका कितना मूल्य है? सरकार उस पर सब्सिडी देती है, तो वो सब्सिडी वाला अपना फ़ायदा ही है, और उस पे से जो टैक्स ले रहे हैं ना वो काट दो, सब्सिडी जोड़ दो।
तो वो चीज़ हो गई डोमेस्टिक से नेट। फैक्ट्री से मार्कअप, फैक्ट्री में से है ना सरकार सब्सिडी दे रही है, वो घटा दो और इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो, तो ये हो गया इस पे। अगर डोमेस्टिक से नेट बात करेंगे ना तो सब्सिडी को जोड़ दो और अप्रत्यक्ष को घटा दो। और फैक्ट्री से मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट पर सब्सिडी को घटा दो और अप्रत्यक्ष टैक्स को जोड़ दो। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। डी से एन क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष टैक्स नेगेटिव, एन मतलब नेगेटिव, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी जोड़ देंगे। और फैक्ट्री से मार्केट प्राइस की अगर बात करेंगे ना तो एमपी है, एमपी में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे और सब्सिडी घटा देंगे। ये देख लो, जी का मतलब है सकल, एन का मतलब है नेट, डी का मतलब डोमेस्टिक, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। अप्रत्यक्ष कर जिसमें आमतौर पर वेट हो गया, जीएसटी आदि टैक्स हो गए, जबकि सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है। तो ये चीज़ हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट आता है ना, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो, 3 स्टार। 3 स्टार क्यों बोल रहे हैं इसको, अभी पता चल जाएगा। अपन ने सकल घरेलू उत्पाद की बात की थी। सकल घरेलू उत्पाद में क्या देखा था, घर के भीतर या देश की सीमा के भीतर जितना उत्पादन हो या जितनी सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है वो सब सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये बात हो गई। राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर उत्पादन हो गया, भारत की सीमा हो गई, यूएसए की सीमा हो गई, उनकी जीडीपी कहलाती है वो। अब विदेश से शुद्ध कारक आय क्या होता है भाई, बेंगलुरु के लोग हैं, आईटी में महान है, आईटी की सेवा दी यूएसए को, तो यूएस जाके काम किया, तो यूएस की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन पैसे भारत को भेज रहे हैं ना। तो ये चीज़ है इसमें, विदेश से प्राप्त कर जो बेंगलुरु के लोग आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं विदेश जाके, तो विदेश से रुपए भेज रहे हैं। और जैसे नेपाल के लोग भारत में आके काम कर रहे हैं तो नेपाल को पैसे भेज रहे हैं, तो नेपाली लोगों का पैसा वापस चला गया तो विदेश को भुगतान की गई कारक आय। तो ये है विदेश से शुद्ध कारक आय। भाई समझ में आ गया। बेंगलोर के लोग यूएसए गए, पैसे भेजे भारत को, $1000 भेजे। नेपाल के लोग भारत में काम करते हैं, भारत से वो नेपाल को पैसे भेजेंगे, वो पैसे भेज दिए। तो ये क्या है, शुद्ध कारक आय है। अच्छे से समझ में आ गया। अंतर्देशीय निवेश और भुगतान से आय। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद भाई सीधी सी बात है, जितना सकल डोमेस्टिक जीडीपी है ना, जीडीपी में से विदेश हम जो बेंगलुरु वाले वो पैसे भेज रहे हैं और उनको तो जोड़ दो और नेपाल वालों के पैसे घटा दो। तो ये चीज़ हो गई सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। क्या क्या सकल घरेलू, जीडीपी देखा था ना, जीडीपी क्या देखा था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। सॉरी इस चीज़ में ना थोड़ा करेक्शन करवाएंगे, पहले वाला देख लो। जीडीपी क्या देखा था, सकल घरेलू सेवाएं और उत्पादन, देश की सीमा के भीतर जीडीपी। एनएफआई क्या हो गया, बेंगलोर ने अमेरिका वालों को पैसे भेज दिए। बेंगलोर का जो अमेरिका में रह रहा था ना, उसने भारत में अपने घर पे पैसे भेजे। ठीक है, वो तो जोड़ देंगे। और नेपाल वाला जो भारत में काम कर रहा है उसने अपने घर नेपाल पैसे भेजे, उसको घटा देंगे। तो ये हो गया विदेश से शुद्ध कारक आय। और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ये क्या हो गया, जीडीपी में जोड़ देंगे विदेश से शुद्ध कारक आय। तो ये चीज़ सिंपल हो गई। अब है ना, ये तो ग्रोस थी, ये नेट थी। जितना नुकसान हुआ है ना उसको घटा देंगे जीएनपी में से। जीएनपी क्या था, जीडीपी में से वो जोड़ रहे थे और जो नुकसान हुआ वो घटा देंगे। नेशनल इनकम क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में, है ना। यहाँ तक याद रख लो, उसके बाद में ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ तक अपने को याद हो गया था कि जीएनपी है ना, उसमें से मूल्य ह्रास घटा देंगे, जो समय के साथ पूंजीगत परिसंपत्तियों का मूल्य नुकसान हुआ है ना वो घटा देंगे। तो
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बन के अपने सामने आ जाएगा। अब अगर ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछेगा ना तो अपन अटक जाएंगे, क्योंकि अपने को शुरुआत से यहाँ से सीखते आ रहे थे तो अपने दिमाग में ये फिक्स हो गया। लेकिन ये पूछ लेगा कि नेट इनकम क्या है, तो भाई अपन ने तो पढ़ा है, अपन को पता है क्या होता है बताओ। तो अपन ये देखेंगे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अपने को प्राप्त हो गया था, तभी तो अपने को नेट इनकम प्राप्त होगी। भाई जब देश की कुल कितनी आय है वो पता होगी, तभी तो ये पता होगा कि पर व्यक्ति नेशनल इनकम है कितनी। ठीक है, पर व्यक्ति वाली भी आएगी, लेकिन पहले देश की देख लेते हैं, फिर व्यक्ति की पता चलेगी ना। शुद्ध पहले तो ये देख लिया कि देश में ना शुद्ध कितना उत्पादन हो रहा है, तो वो अपन ने कैसे देखा, ग्रोस देखा, ग्रोस में से मूल्यह्रास घटा दिया, शुद्ध आ गया। अब नेशनल इनकम देखेंगे, कैसे देखेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन आ गया। अब सरकार सब्सिडी देती है, वो जोड़ लेंगे, टैक्स लगता है वो घटा देंगे। भाई फ़ायदा ही हो रहा है ना सब्सिडी से, सरकार पैसे दे रही है और ये टैक्स सरकार ले रही है, तो इसको घटा देंगे, तो ये राष्ट्रीय आय हो गई। ऐसे याद रख लेंगे ना। पर्सनल इनकम क्या हो गया, राष्ट्रीय आय में से टैक्स दे रहे हैं और प्रतिधारित आय को घटा देंगे, और स्थानांतरण जो भुगतान सरकार बोनस दे रही है ना उसको जोड़ देंगे। पर्सनल इनकम में क्या करेंगे, नेशनल इनकम में टैक्स घटा देंगे और स्थानांतरण बोनस जोड़ देंगे। परियोज्य प्रति व्यक्ति आय, जो व्यक्तिगत आय है ना उसमें से व्यक्तिगत टैक्स घटा देंगे। तो ये चीज़ हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये याद कर लेना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बार बार में देखने से अच्छे से याद हो जाएंगे। स्टार्टिंग वाले को देखोगे फिर लास्ट वाला तो अपने आप तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय को NNPFC से दर्शाया जाता है, जहाँ नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, फैक्टर कॉस्ट, और घरेलू उत्पाद क्या होता है, NDPFC। तो ये याद रख लेना, क्या याद रखना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये याद रख लेना। अब ये चीज़ देखते हैं कि आधार वर्ष क्या माना गया जीडीपी के लिए, क्योंकि जीडीपी एक आधार वर्ष से ही मापी जाती है ना। तो इसमें जीडीपी के लिए आधार वर्ष क्या माना गया, आधार वर्ष माना गया 2011-12, जहाँ से महंगाई सबको एडजस्ट करते हैं। अब जीडीपी की जब बात आएगी ना, अपन ने ये देख लिया कि कौन कौन से जीडीपी को क्या बोलते हैं, परियोज्य आय को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय को क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं और कैसे निकालते हैं, ये सब अपन देख चुके हैं। अब अपन बात करेंगे वास्तविक जीडीपी और नाममात्र की जीडीपी के बीच में अंतर क्या है। वास्तविक जीडीपी तो वास्तविक जीडीपी है और नाममात्र की जीडीपी है। कैसे है ये देखते हैं। जैसे कि परिभाषा है ना वास्तविक जीडीपी की, जो फ्लक्चुएट नहीं कर रही पर सकल घरेलू उत्पाद को मापता है। जैसे भाई तेल की कीमतें हैं, कभी कोई सा देश आपस में बढ़ जाते हैं, कोई से देश आपस में बढ़ जाते हैं, तेल की कीमतें उछल कूद करती हैं। अगर तेल की कीमतों को जोड़ देंगे ना तो सही से पता नहीं चल पाएगा देश की ग्रोथ कितनी हो रही है। तो तेल की कीमतों को साइड में फेंक देते हैं, साइड में। उसके बाद जो इकोनॉमी निकालते हैं ना, वो आएगी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, जो मुद्रास्फीति के लिए समायोजित है, एडजस्ट कर दी वही महंगाई स्थिर मूल्य पर, वो कहलाती है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। आधार वर्ष जैसे 11-12 को माना गया था, आधार वर्ष की कीमतों को उपयोग करता है, मुद्रास्फीति के प्रभाव को घटाता है। मैंने बोला था ना तेल की कीमतों को घटा दिया, मुद्रास्फीति महंगाई को घटा दिया। वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है नाममात्र की जीडीपी बटे में कुल मूल्य कितना है, क्योंकि स्थिर कीमतें होती हैं, इंटू में 100। आर्थिक कल्याण का सूचक है। जैसे भारत की जीडीपी फिलहाल क्या मान रहे हैं, 7.4 के लगभग मान रहे हैं, 8.4 से। वो कब है, जब वास्तविक जीडीपी फ्लैक्चुएट नहीं कर रही। और अब जब बात करते हैं नाममात्र की, तो भाई तेल ताल के भाव सब कुछ जोड़ देते हैं इसमें, जो क्रूड ऑयल सब कुछ लेते हैं ना, फिर ये करेगी फ्लैक्चुएट। वर्तमान वर्ष की कीमतों का उपयोग करते हैं, मुद्रास्फीति भी शामिल होती है, और मूल्य इंटू में मात्रा, कितना मूल्य है कितनी मात्रा है, और चालू वर्ष,
ये हो गई नाम मात्र की जीडीपी। आर्थिक कल्याण का सूचक है। मुद्रास्फीति के प्रभाव के कारण कम सटीक है। सटीक तो कम अपने आप होगी ना, मैंने पहले वाले में बताया था वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में फ्लैक्चुएट नहीं करेगी तो भाई कंसिस्टेंटली बढ़ेगी, जबकि दूसरे में फ्लैक्चुएट करेगी ना। ये बात है सीधी। एक सब्जेक्ट में 100 नंबर आ गए, दूसरे में 30 नंबर आ गए, तो वो दोनों ऐसे तैसे कर देंगे ना एक दूसरे की, तो वही बात है। इसमें तेल की कीमतें कम बढ़ती होंगी ना, तो वो क्या कर देंगे, पूरी जीडीपी की तहस नहस कर देंगे। महंगाई कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी, आम लोगों की समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो वही बात है नाम मात्र की जीडीपी। जैसे नाम है नाम मात्र, वैसे नाम मात्र मान लो। मुख्य अंतर्दृष्टि वास्तविक जीडीपी को सच्चे आर्थिक विकास में मापने के लिए प्राथमिकता दी गई है। वास्तविक जीडीपी मुख्य भाई क्या चीज़ है ये? वास्तविक जीडीपी है ना, उसको सच्चे आर्थिक विकास को मापने के लिए प्राथमिकता दी गई है। क्या बोला था मैंने? तेल की कीमतें साइड में रख देंगे, एक्चुअल में पता चल जाएगा देश कितना ग्रो कर रहा है। जैसे 6.8 और से 7.4 माना गया है भारत। लेकिन अगर तेल की कीमत को जोड़ देंगे तो वो 2.5% पे आके अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है। तो पता किससे चलता है? वास्तविक जीडीपी से पता चलता है, यही बोल रहा है। अब आय का चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह से क्या मतलब है भाई? सीधी सी बात है, मकान पे रह रहे हैं, मकान मालिक को पैसे दे दिए, मकान मालिक कहीं और कुछ कर रहा है, वो उसको पैसे दे दिए, बैंक से पैसे लिए, मार्केट में लगा दिए, मार्केट से बैंक में वापस घूम के आ गए, तो पैसा घूम रहा है ना। तो ये बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर, तो वही है आय का चक्कर प्रवाह। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, वही सीधी सी बात है, इन पे डिपेंड करती है पूरी इकोनॉमी। तो ये चार्ट दिया गया है, वही बताया गया है। बैंक में गया, बैंक से फर्म में गया, वापस हाउस होल्ड में आ गया, तो पैसा घूमता रहता है। कुल आय क्या है? कुल व्यय प्लस कुल उत्पादन। लीकेज क्या है? अब भाई कोई भी इकोनॉमी है उसमें तो पैसा आएगा ना, तभी तो फायदा है। और लोग घर में जमा करना बैठ चालू कर देंगे, गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, आयात करेगी, आयात करेगी तो पैसा चला जाएगा। बचत करेंगे तो पैसा कहाँ? लोगों की जेब में गया ना, टैक्स लगा देंगे। तो ये सब क्या है? लीकेज है। इंजेक्शन क्या है? निवेश कर दिया देश में, इकोनॉमी पे निवेश कर दिया, सरकारी खर्च हो गए और निर्यात कर दिया, किसी चीज़ को बेच दिया। तो ये चीज़ हो गई इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने के काम। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। लीकेज क्या हो गया? बचत हो गया, टैक्स हो गया, आयात हो गया। और इंजेक्शन क्या हो गया? निवेश कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सरकारी खर्च हो गए और निर्यात हो गई। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया। अब जीडीपी की गणना कैसे करते हैं? जीडीपी पढ़ रहे हैं, जीडीपी निकालते कैसे हैं वो तो बताओ। तो भाई यही है ये उत्पादन विधि, मूल्यवर्धित विधि। भाई मूल्यवर्धित उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए शुद्ध मूल्य की गणना करके क्या निकालते हैं? मूल्यवर्धित वृद्धि। जैसे जीडीपी है तो उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। भाई बिस्कुट बनाए 10 रुपये के, 10 रुपये का पैकेट है, ठीक है। चावल के बिस्किट मान लो, आटे के बिस्कुट मान लो, आटे के लोगों को मजदूरी दी फैक्ट्री में, कितना क्या मान लो 6 रुपये लग गए, तो जीडीपी में कितना आ गया? 4 रुपये तो आया। तो यही चीज़ है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटा दिया तो अपने पास जीडीपी आ गई अपनी। आउटपुट के सकल मूल्य की गणना करें, कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। क्या है ये? मूल्यवर्धित विधि मापने के तरीके हैं, क्या है? जो आउटपुट के सकल मूल्य की गणना करें, कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, मध्यवर्ती उपभोग वस्तुएं, कच्चा माल, अर्ध तैयार माल, उपयोग, क्षेत्रीय योगदान को मापने के लिए किया जाता है, कृषि, उद्योग और सेवाएं। वही चीज़ है, स्टार्टिंग में बताया था कि डिपेंड इस पे करती है क्या है अपनी सारी इकोनॉमी, तो इसमें कुछ अलग थोड़ी ना आएगा। और बाकी आपको बिस्किट वाले एग्जाम्पल से समझा ही दिया, तो वही चीज़ है। उत्पादन विधि क्या है?
मूल्यवर्धित विधि है। उत्पादन का कुल मूल्य मध्यवर्ती के मूल्य को घटा दिया तो जीडीपी आ जाएगी। ये हो गया उत्पादन विधि। अब आय विधि। आय विधि में क्या है? उत्पादन में अर्जित आय का योग करके सकल घरेलू उत्पाद को मापता है। अर्जित आय का योग करके सकल घरेलू उत्पाद को मापता है आय विधि। उत्पादन विधि में उत्पादन, आय विधि में आय। तो जीडीपी क्या होगी? कर्मचारियों को मुआवजा और किराया दे दिया, ब्याज दे दिया, लाभ दे दिया, मिश्रित आय हो गई। ये हो गई जीडीपी। इस चीज़ को याद रख लेना भाई। आय विधि क्या हो गई? मुआवजा हो गया, किराया हो गया, ब्याज, लाभ और मिश्रित आय। भाई अगर कर्मचारियों को मुआवजा देंगे ना तो वो किराए पे दे देंगे पैसे, फिर उससे ब्याज कमाएंगे तो उनको लाभ होगा और उनकी आय में जुड़ जाएगा। ये कैसे याद रखेंगे? आय विधि अपने को, कर्मचारी था कोई, उसको मिला मुआवजा तो उसने किराए पे दे दिए पैसे, मतलब ब्याज पे। फिर उसने ब्याज कमाया तो उसको लाभ हुआ। लाभ हुआ तो भाई उसने अपनी आय में जोड़ लिया और वापस दे दिए ब्याज पे, मिश्रित आय। ये बात हो गई। तो आय विधि अच्छे से याद हो गया होगा इससे। तो अच्छे से क्या याद होगा? इसमें क्या क्या शामिल है? कब मिलेगा कर्मचारी को मुआवजा? जब वो मजदूरी करेगा, फिर वो किराए पे दे देगा, उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी पूंजी में, मुनाफा होगा, मिश्रित आय। ये चीज़ है, याद रख लेना भाई। अब आ गया व्यय विधि। चिंगम, ऐसे याद रख लेना। व्यय करेगा ना किस पे? चिंगम पे करेगा। चिंगम पे व्यय करेगा। सी का मतलब है कंजम्पशन, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट और जे का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और निर्यात माइनस आयात। 3 पिलर देख लिया, उत्पादन, आय और व्यय। अब जीडीपी किस पर? 3, 1, 2 और 3। उत्पादन, आय और व्यय, यही चीज़ थी। एक ही जीडीपी मूल्य प्रदान करती है। चुनाव डाटा की उपलब्धता और आर्थिक आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ हो गई। अब भाई अपने काम की चीज़ आ गई, गरीबी। यही बची है आखिर में हमारे लिए ना, तो इसको देख लेते हैं। गरीबी का अर्थ है भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जैसे बुनियादी को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय और संसाधन। आम आदमी के पास ले दे के क्या बचती हैं? गरीबी, और गरीबी में होती है उसको बीमारी, बचते हैं फिर हॉस्पिटल के खर्चे। तो भाई इनको पूरा नहीं कर पाए, अगर पैसे नहीं है तो उस चीज़ को बोलते हैं गरीबी। ठीक है। एक तो जम्मा है गरीब, पूर्ण गरीब, गरीबी रेखा से नीचे। भाई गवर्नमेंट दे पे चावल पे गेहूँ लिया हुआ और वो ही खा ले, तो ये हो गई पूर्णतः गरीबी। जीवन यापन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी ना हो, वो हो गई गरीबी पूर्णतः। तुलनात्मक है भाई। हार है, तेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 10 रुपये हैं, तो असमानता हो गई ना दोनों में। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, तो तुलनात्मक तुलनात्मक गरीबी हो गई। दीर्घकालिक जमाए निखट्टू हैं, पीटीआई से चलती आ रही गरीबी। दीर्घकालिक गरीबी बहुआयामी गरीबी है, जैसे गैर आय संकेतकों में कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर एमपीआई द्वारा मापा गया बहुआयामी गरीबी।
भारत में गरीबी रेखा का अनुमान किस प्रकार लगाते हैं? तो ये देखते हैं कि भाई किसने क्या क्या बोला था। दादा भाई नारोजी सबसे पहले प्रति व्यक्ति आए, बुक लिखी थी पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो बोल रहे थे कि 1867 में ना प्रति व्यक्ति 16 से 35 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, तो वो है गरीब। और फिर आज़ादी मिली, उससे पहले की बात करते हैं 1944 की, तो 75 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अगर कमा रहा है ना तो वो गरीब है बॉम्बे योजना के हिसाब से। फिर आई रथ पे सवार हुए थोड़े से, तो पिस्सों की बात नहीं करेंगे, फिर बात करेंगे कैलोरी की, क्योंकि शानी हो गए ना, आज़ादी मिल गई, दंड दे रखा है देश को रथ पे चढ़ा के। तो 1971 में दांडे करो रथ, पहली बात 67 में, फिर बाद में 44 में, अब बात करेंगे 71 में। तो पहली बार 16 से 35, और फिर अगर बात करेंगे तो 75 रुपये प्रति वर्ष है। और फिर दांडेकर बोलते हैं नहीं नहीं भाई रुको रुको, 24 रुपये प्रति किलो कैलोरी, 24 किलो कैलोरी से ग्रामीण और 2100 शहरी अगर भोजन नहीं मिल रहा है ना तो वो गरीब है। फिर आया अलग, इसके अलग ही कारनामे थे 1979 में। न्यूनतम उपभोग व्यय का उपयोग करके पहली बार आधिकारिक गरीबी रेखा, ये इम्पोर्टेंट हो गया, आधिकारिक गरीबी रेखा 1979। फिर लकड़वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसने क्या बोला, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स IW और AL का उपयोग करके स्वास्थ्य और शिक्षा को छोड़ दिया कि इसके आधार पर गरीबी नहीं है। फिर तेंदुलकर कि क्योंकि क्रिकेट में तेंदुलकर नए नए कब आए, ये मान लो 2009, तो वो बोल रहे हैं कि 27 रुपये प्रतिदिन गरीब ग्रामीण और 33 रुपये प्रतिदिन शहरी, ये अगर इतने हैं तो वो गरीब है। 1816 रुपये प्रति माह ग्रामीण और 1000 रुपये प्रति व्यक्ति ये शहरी। अब ये देख लेते हैं ना, गरीबी दर 11 और 12 में कुल मिला के 21.9%, शहरी में 13.7% और ग्रामीण में 25.7% थी। कितनी समिति हो गई, दादा भाई नारोजी वाली हो गई 67 में, बॉम्बे 44, दांडेकर 71, अलग 79, लकड़वाला 93, तेंदुलकर 2009। ये फैक्ट याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रंगराजन समिति हो गई 2014 में, ये बोलते हैं 32-47, 32 रुपये प्रतिदिन ग्रामीण और 47 रुपये प्रतिदिन शहरी। अपनाया नहीं गया, बताया था सिर्फ नीति आयोग। नीति आयोग 2021 में बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्लोबल MPI पर इसमें क्या देखते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर का उपयोग किया गया। अब भारत में ना गरीबी को मुख्य माप के लिए MPI का उपयोग करता है, हेड काउंट रेशियो, प्रति बहुआमी गरीबी लोगों की संख्या और बटे में कुल जनसंख्या। याद क्या करना है, तेंदुलकर लाइन क्या थी, 27 और 33। MPI का दर्शाता आधुनिक आंकड़ों में पसंदीदा। समितियाँ कैलोरी आधार से क्षमता आधारित उपायों का विकसित, भाई कैलोरी आधार से क्षमता आधारित उपायों पर विकसित हो गई, ये याद रखना है। और बाद में देखेंगे महंगाई, ये वाला देखेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।